बिहार की राजनीति में एक वक्त ऐसा भी था जब कहा जाता था जब तक समोसे में आलू तब तक बिहार में लालू। लेकिन सच्चाई तो यह है कि पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता से दूर रहे हैं लालू। पिछले 2 दशकों से बिहार के कर्ता धर्ता नीतीश बाबू ही रहे हैं। पिछले 2 दशकों से बिहार के 9 बार मुख्यमंत्री चुने गए हैं। लेकिन उनके समर्थक कभी उनको सुशासन बाबू तो उनके आलोचक उनको पलटू राम के नाम से जानते हैं। ये बात कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि उनका राजनीतिक करियर हमेशा से यूटर्न से भरपूर रहा है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार को समझना मतलब बिहार की राजनीति को समझना। वो कभी सीपीआई एमएल के साथ, कभी आरजेडी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, तो कभी फिर से आरजेडी, कभी फिर से कांग्रेस, तो कभी फिर से बीजेपी। अभी तो एनडीए अलायंस के साथ हैं। ये कहा जाता है कि जब जिससे बन पड़ती नीतीश बाबू उसके साथ हो चलते हैं, कभी एक्सट्रीम लेफ्ट तो कभी एक्सट्रीम राइट। कब महागठबंधन के साथ जाना है, कब एनडीए अलायंस के साथ जाना है, कब शपथ लेना है, कब इस्तीफा देना है, नीतीश बाबू को ये सब बहुत ही अच्छे से पता है। लेकिन 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव इस बार टफ होने वाला है, क्योंकि मैदान में बड़े बड़े दिग्गज हैं। आरजेडी के तेजस्वी यादव, एलजेपी के चिराग पासवान और प्रशांत किशोर जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता इस बार बहुत ही जी जान से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी तो यहां तक कह रहे हैं कि नीतीश चाचा 74 के हो चुके हैं, अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। इस बार आरजेडी ही चुनाव जीतने वाली है। लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आज भी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा होल्ड है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में 60% महिलाएं आज भी नीतीश बाबू को सपोर्ट करती हैं, जबकि केवल 28% महिलाएं ही तेजस्वी को सपोर्ट करती हैं। नीतीश बाबू का इस बार का अलायंस तो एनडीए के साथ है। उन्होंने कह भी दिया है कि वो इस बार का चुनाव एनडीए अलायंस के साथ ही लड़ेंगे। इसी सबको देखते हुए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना भी लॉन्च कर दिया है, जिसके अंतर्गत बिहार की 75 लाख महिलाओं को सीधा उनके बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। जिसका मतलब है इस बार 7,500 करोड़ का सीधा खर्चा बिहार इलेक्शन पर कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव, उन्हें हमेशा से पलटू राम कहते हैं, लेकिन इस बात को जस्टिफाई करते हुए नीतीश बाबू ने कहा है कि ये उनकी मजबूरी रही है। पॉलिटिकल मजबूरी की वजह से उन्होंने इतने यूटर्न लिए हैं। लेकिन कोई कुछ भी कहे, नीतीश कुमार की छवि आज भी साफ सुथरी है और ये बात उनके पॉलिटिकल अपोनेंट भी मानते हैं। 2005 के बाद से ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बिहार के कर्ता धर्ता नीतीश कुमार ही रहे हैं। पिछले 2 दशकों से उन्होंने हर बार अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को गलत साबित किया है। तो क्या इस बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार? क्या एक बार फिर से वो अपने अपोनेंट्स को गलत साबित करेंगे? क्या अब भी उनके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है या नहीं? चलिए आज के एपिसोड में इस बात को जानते हैं। नीतीश कुमार का जन्म मार्च 1951 को पटना डिस्ट्रिक्ट के बख्तियारपुर जिले में हुआ था। उनका जन्म एक कुर्मी फैमिली में हुआ था। उन्होंने अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना से पूरी की, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उन्होंने कुछ टाइम के लिए बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम भी किया। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत आज के बड़े बड़े नेताओं जैसे 1974 के जेपी आंदोलन से हुआ। इस आंदोलन को बिहार आंदोलन या संपूर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन में नीतीश कुमार ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया और इसके अंतर्गत उन्हें जेल भी जाना पड़ा, मीसा एक्ट के अंतर्गत। आपको बता दें, मीसा यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उस टाइम का नेशनल सिक्योरिटी लॉ, जिसको चाहो इस एक्ट के अंतर्गत जेल में डाल दो। इस आंदोलन को उस टाइम छात्रों ने स्टार्ट किया था। ये आंदोलन एक एंटी करप्शन मूवमेंट था जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लॉन्च किया गया था। आज के बिहार के बड़े बड़े लीडर्स जैसे लालू यादव और सुशील मोदी भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। आपको बता दें, इमरजेंसी के बाद नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर शुरू होता है, जिसमें शुरुआती प्रयासों में वो 2 बार विफल हो जाते हैं। हरनौत विधानसभा सीट से 1977 और 1980 में उन्हें हार मिलती है, लेकिन अपने संघर्षों को जारी रखते हैं और 1985 में पहली बार लोकदल की हरनौत विधानसभा सीट से पहली बार वो विधानसभा सदस्य और विधायक चुने जाते हैं। फिर वो यही नहीं रुकते हैं। 1989 में पहली बार जनता दल की बाढ़ लोकसभा सीट से वो पहली बार लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। फिर 1 साल बाद 1990 में उन्हें यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन बना दिया जाता है। 1991 से लेके 2000 के बीच वो 4 बार लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। 1991 में जनता दल से वो फिर एक बार लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन उसके ठीक एक साल बाद 1992 में लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच सदन में गहमागहमी के चलते उनके बीच हाथापाई तक हो जाती है और इसके चलते वो जनता दल से अपने आप को अलग कर लेते हैं। आपको बता दें कि इसकी वजह से लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच अगले 20 साल तक लंबी रंजिश चलती गई। फिर 1996 से 1998 के बीच समता पार्टी की टिकट से वो एक बार फिर लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। इस पार्टी को नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने मिलकर शुरू किया था। आपको बता दें कि वो दौर कोलिएशन गवर्नमेंट का था, किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं थी। इस वजह से नीतीश कुमार को केंद्र में बड़े बड़े पोर्टफोलियो जैसे यूनियन रेल मिनिस्ट्री, यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जैसे बड़े बड़े पोर्टफोलियोज मिले।
अगस्त 1999 में रेल मंत्री बनने के कुछ ही महीनों के अंतर्गत उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। इस इस्तीफे का कारण था गैसाल रेल हादसा। आपको बता दें कि अवध असम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्रा मेल की भिड़ंत के बाद 285 लोगों की जान चली गई और 300 लोग घायल हो गए। इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार अपने आप को इस घटना के जिम्मेदार बताते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे देते हैं। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी ये नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे। ये इस्तीफा उनके लिए एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के रूप में उभरकर सामने आता है। पहली बार नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 को एक हफ्ते के लिए ही सही बिहार के मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। हालांकि विश्वास मत ना होने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ जाता है, लेकिन पहली बार वो एक हफ्ते के लिए मुख्यमंत्री तो बने। हालांकि एक हफ्ते बाद वो फिर से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाए जाते हैं और इस बार वो बड़े बड़े एग्रीकल्चर पॉलिसीज को लाते हैं। उनमें से एक नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, जिसे सस्टेनेबल ग्रोथ और फूड सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए लाया गया था। फिर 2002 में फिर से रेल मंत्री बनाए जाते हैं और आपको बता दें इस बार वो अपने रेल वादों को लेकर काफी चर्चा में रहे। फिर से 2004 में वो एक बार फिर लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं, इस बार जेडीयू से। और फिर आता है बिहार विधानसभा चुनाव, 2005 बिहार विधानसभा चुनाव। आपको बता दें कि ये वो पल था जिसने बिहार को मार्च से लेकर अक्टूबर तक बिहार को एक सीएम से अलग रखा। आपको बता दें कि रामविलास पासवान की एक जिद के कारण कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया था। उस टाइम पे महागठबंधन केवल 85 सीटें जीत पाई थी और एनडीए केवल 92 सीटें ही जीत पाई थी। दोनों को अपनी बहुमत साबित करने के लिए 29 सीटों की जरूरत थी और इस बार 29 सीटें किसके पास थी? एलजेपी, रामविलास की एलजेपी के पास थी ये 29 सीटें। उस टाइम पे किंग मेकर थे रामविलास पासवान, लेकिन इनकी एक जिद ने किसी की भी सरकार बनने नहीं दी। इनका जिद था कि ये इस बार बिहार को एक मुस्लिम मुख्यमंत्री देंगे, लेकिन इस बात के लिए कोई भी राजी नहीं था। हालांकि इसको मैंने एक दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप वहां से जाके अच्छे से देख सकते हैं। अब आते हैं बिहार विधानसभा चुनाव पर। इस जिद के कारण सीधा जो राजनीतिक फायदा होने वाला था वो नीतीश कुमार को होने वाला था और यही हुआ। नवंबर 2005 में दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री चुने जाते हैं नीतीश कुमार। 2005 में ये पहली बार ऐसा था जब नीतीश कुमार लंबे समय के लिए मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। इस बार एनडीए अलायंस को 243 में से 143 सीटें मिलती हैं, जिसमें जेडीयू को 88 और भाजपा को 55 सीटें मिलती हैं। आपको बता दें कि 1990 से लेकर 2005 के बीच लालू यादव फैमिली ही बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान थी। 1997 में लालू यादव पर चारा घोटाला का आरोप लगता है। उसी टाइम लालू यादव जनता दल से अलग होते हैं और जनता दल के कुछ सांसदों के साथ मिलकर के एक नई पार्टी की स्थापना करते हैं, जिसका नाम उन्होंने दिया आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। और उसी टाइम 1997 में ही वो अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार की मुख्यमंत्री बना देते हैं। हालांकि उनका पॉलिटिकल करियर इतना नहीं था, फिर भी वो बिहार की मुख्यमंत्री बन जाती है। 2005 में नीतीश के सत्ता संभालने के बाद बिहार में जंगल राज खत्म होता हुआ दिखाई देता है। लॉ एंड ऑर्डर फिर से सुधरने लगता है, नए रोड्स बनाए जाते हैं, टीचर्स स्कूल जाने लग जाते हैं, डॉक्टर नर्सेस फिर से अस्पताल में जाना शुरू कर देते हैं, पुलिस वाले फिर से ड्यूटी पर आना शुरू कर देते हैं। और आज भी 20 साल बाद भी अगर लालू यादव के जंगल राज की बात की जाए तो लोग थर्रा उठते हैं। उसी टाइम पर नीतीश कुमार ने एक कैंपेन भी चलाया था, लालू हटाओ बिहार बचाओ। आपको बता दें कि 2010 में अपना कार्यकाल पूरा करते हुए बिहार के लॉ एंड ऑर्डर काफी हद तक सुधर गई थी। एससीओ के एक डेटा के अनुसार बिहार की जो इकोनॉमिक ग्रोथ देखी गई थी 2005 से लेकर 2009 के बीच में, वो 11% से इकोनॉमिक ग्रोथ देखी गई थी बिहार की। इसी बीच लॉ एंड ऑर्डर सुधरता हुआ दिखाई देता है, नए शिक्षा संस्थानों की स्थापना की जाती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टर नर्सेस की कमी पूरी की जाती है, वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। 50% सीटें पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज में महिलाओं के लिए रिजर्व की जाती हैं। इसी टाइम पर नीतीश कुमार ने खेला एक मास्टर स्ट्रोक। इन्होंने 2 नई स्कीमें गर्ल्स एजुकेशन पर निकाली, मुख्यमंत्री पोशाक योजना और मुख्यमंत्री साइकिल योजना। इस योजना के अंतर्गत 8वीं से ऊपर जितनी भी छात्राएं थी उन सभी को फ्री यूनिफॉर्म और फ्री साइकिल दी जाएगी। ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की एक क्लासिकल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को शो करता है। एक तीर से 2 निशाने, डेवलपमेंट का डेवलपमेंट होता गया और कहीं ना कहीं जो वुमेन वोट बैंक का एक सेक्शन था वो नीतीश कुमार की तरफ झुकता हुआ दिखाई देता है। अब वुमेन एम्पावरमेंट से वुमेन वोट बैंक तो हासिल कर लिया, कास्ट वोट बैंक का क्या? इसी टाइम पर एससी को नीतीश कुमार ने 2 वर्गों में बांट दिया, दलित और महादलित। जो गरीब सेक्शन के लोग थे, जो पिछड़े वर्ग के थे, नॉन पासवान जो थे, उनको महादलित में डाल दिया गया।
स्टेट कमीशन की रिकमेंडेशन पर 22 में से 21 एससी की जो सब क्लासेस थी उनको महादलित में डाल दिया गया। इनके लिए अलग से वेलफेयर स्कीम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और एजुकेशन प्रोग्राम निकाले गए। इससे जो एक लार्ज वोट बैंक था दलित का, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ झुकता हुआ दिखाई गया। ये पहला नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक था लालू यादव के मुस्लिम यादव वोट बैंक के खिलाफ। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति हमेशा से ही कास्ट पर होती हुई आई है और इस बात को लालू यादव पहले ही क्रैक कर चुके थे, तभी वो 15 सालों तक बिहार की सत्ता में, बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान रहे। नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं ये बात को समझ चुके थे कि अगर उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लंबे समय तक बने रहना है तो कास्ट राजनीति में उतरना ही पड़ेगा। ये सबसे बड़ी समस्या थी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार कुर्मी कम्युनिटी से आते हैं। अगर संपूर्ण कुर्मी क्योरी कम्युनिटी को मिला भी दिया जाए तो बिहार की कुल वोट बैंक का केवल 6 से 7% ही होता है, जबकि मुस्लिम यादव कम्युनिटी बिहार की राजनीति का 32% बिहार की वोट बैंक का मुस्लिम यादव कम्युनिटी से आता है, जो कहीं ना कहीं लालू यादव की तरफ ही झुकता हुआ दिखाई देता है हर बार। और ये बात नीतीश कुमार समझ चुके थे, इसलिए उन्हें कास्ट राजनीति से ऊपर उठ के कहीं ना कहीं काम करना था और इसलिए उन्होंने फिर ध्यान दिया स्टेट रिजर्वेशन कोटा, स्टेट स्कीम्स, वुमेन एम्पावरमेंट पर उन्होंने फिर ध्यान देना चालू किया। और ये इनका एक पहला मास्टर स्ट्रोक था जो उन्हें दलित और वोमेन के साथ साथ ही मुस्लिम यादव कम्युनिटी को भी कहीं ना कहीं फिर एक हद तक नीतीश कुमार की तरफ झुकाता है। हालांकि तब भी हेल्थ, एजुकेशन और इलेक्ट्रिसिटी जैसे सेक्टर्स तब भी नेग्लेक्ट किए गए, लेकिन इस सब के बावजूद मानो बिहार की राजनीति में एक क्रांति सी आ गई हो और 2010 का जो बिहार विधानसभा चुनाव था वो एनडीए अलायंस भारी मतों से जीती। आपको बता दें कि 243 में से 206 सीटें इस बार एनडीए अलायंस जीतती है, जिसमें 115 सीटें जेडीयू और 91 सीटें भाजपा जीतती है। ये एक बहुत बड़ा ऐलान था बिहार की राजनीति में। फिर तीसरी बात, 26 नवंबर 2010 को बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं नीतीश कुमार। डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर सुधरता हुआ दिखाई देता है। फिर यहीं से इन्हें उपाधि दी जाती है सुशासन बाबू और विकास पुरुष के नाम से फिर जाना जाने लगता है नीतीश कुमार। बट इस सब के बावजूद कुछ तो ऐसा था जो नीतीश कुमार को परेशान कर रहा था और वो था बीजेपी का हिंदुत्ववादी एजेंडा। और इस सबसे ऊपर 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी को एज एनडीए का पीएम कैंडिडेट चुनना। नीतीश कुमार चाहते थे कि एक सेकुलर व्यक्ति को पीएम कैंडिडेट का चेहरा चुना जाए, वो इस सब के खिलाफ थे। इसके ऊपर मोदी के ऊपर 2002 में गुजरात दंगों का भी आरोप था। लुधियाना के एक रैली में जब नीतीश कुमार को मोदी के साथ स्टेज शो करने के लिए कहा गया तो उन्होंने उससे साफ इनकार कर दिया। हालांकि लालकृष्ण आडवाणी ने नीतीश कुमार को समझाया और फिर वो वहां पर गए। नाराज तो ये तब हुए जब मोदी ने इनका हाथ पकड़कर विक्ट्री साइन बना दिया। इनको पता था कि अगले दिन की हेडलाइन यही होने वाली है और मोदी ने अपनी छवि सुधारने के लिए ऐसा किया था। जैसे ही जून 2013 में मोदी को एनडीए इलेक्शन कैंपेन कमेटी का हेड बनाया गया, तुरंत ही नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना 17 सालों का अलायंस तोड़ दिया। इसी के साथ ही जेडीयू प्रेसिडेंट शरद पवार ने भी एनडीए कन्वीनर की पोस्ट से भी रिजाइन कर दिया। अब बीजेपी को पलटवार करने का मौका मिल गया। उसी टाइम पे सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा मांग कर लिया। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार का आता है मास्टर स्ट्रोक। नीतीश कुमार ने अगले ही दिन विश्वास मत हासिल कर लिया 126 वोटों के साथ, 4 जिसमें से कांग्रेस और 4 इंडिपेंडेंट एमएलए का समर्थन था। फिर इसके बाद 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में क्या होता है, जेडीयू को 2009 के मुकाबले 2 सीटें हासिल होती हैं। 2009 में उन्हें 20 सीटें हासिल होती है, लेकिन 2014 में उन्हें केवल 2 सीटें ही हासिल होती हैं, जबकि बीजेपी को 12 के बजाय 22 सीटें हासिल होती हैं। जेडीयू के खराब प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी वाले उनसे इस्तीफे की डिमांड करने लग जाते हैं। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के अगले ही दिन नीतीश कुमार गवर्नर को अपना इस्तीफा दे देते हैं। 20 मई 2014 को जेडीयू के वेलफेयर मिनिस्टर जीतन राम मांझी को नया सीएम बनाया जाता है। आपको बता दें कि मांझी एक मसर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो महादलित कम्युनिटी में से सबसे पिछड़ी कम्युनिटी में से एक में से माना गया है। लेकिन ठीक 9 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि जीतन राम मांझी को इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया जाने लगा उनकी पार्टी से, उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। असल में जेडीयू के फिर से नेता चुने जाने लगे नीतीश कुमार, लेकिन फिर मांझी अगर नहीं माने तो मांझी को पार्टी से निकाल दिया गया। फिर मांझी गए नरेंद्र मोदी के पास। उस टाइम पर नरेंद्र मोदी और भाजपा ने कहा, अपने 87 विधायकों से कहा कि आप जीतन राम मांझी को सपोर्ट कीजिए। विश्वास मत प्रस्ताव पारित होता है, लेकिन जीतन राम मांझी 130 में से केवल 103 समर्थन ही जुटा पाते हैं और फिर 22 फरवरी 2015 को चौथी बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। इस बार उन्हें आरजेडी और कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बनाया जाता है।
आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ही लालू यादव ने नीतीश कुमार को फोन करके कहा था कि हमें आपसी रंजिश भुलानी होगी और एक साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना होगा। पुरानी दुश्मनी भुला दी गई। आरजेडी और जेडीयू फिर से साथ आ गए, लालू नीतीश फिर से साथ आ गए। इस बार का जो चुनाव होने वाला था वो आरजेडी कांग्रेस जेडीयू साथ में लड़ने वाली थी और चारा घोटाले की मामले की वजह से लालू खुद तो चुनाव लड़ नहीं सकते थे, इसीलिए डिप्टी सीएम की फेस के लिए उन्होंने अपने 26 साल के बेटे तेजस्वी का चेहरा चुना। इस बार भारी मतों से इस महागठबंधन की जीत हुई, जिसमें 243 में से 178 सीटें इस गठबंधन को मिली। आपको बता दें कि आरजेडी 178 में से 80 सीटें आरजेडी को, 71 सीटें जेडीयू को और 27 सीटें कांग्रेस को मिली। 22 नवंबर 2015 को 5वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। ये बैक टू बैक इनकी तीसरी विन थी। हालांकि जेडीयू इस बार सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, फिर भी नीतीश कुमार के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से इन्हें ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया और यही मुख्यमंत्री का चेहरा बने। इसी के साथ इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार ने बाहरी वर्सेस बिहारी कैंपेन को भी लॉन्च किया था, जो कि बीजेपी के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन था। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर की एक रैली में मोदी से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए में गड़बड़ी बता दी। शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। इस आपदा को नीतीश कुमार ने एज अ अवसर अपनाया। उन्होंने बिहार की जनता से कहा कि आप नरेंद्र मोदी को अपना डीएनए भेजिए और क्या। मेरे डीएनए को गड़बड़ कहा। आज बिहार के लोग अपना बाल नाखून काट करके डीएनए जांच के लिए अपना सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं। हुआ, आप यकीन नहीं मानेंगे कि अगले ही दिन पीएमओ ऑफिस में डीएनए की बाढ़ सी लग गई और फिर खेलते हैं नीतीश कुमार अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। जब नीतीश कुमार अपनी रैलियों में जाते हैं तो उन्हें एक बहुत ही कॉमन समस्या महिलाओं की देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं हर गांव से एक समस्या उभर कर आ रही थी कि गांव में शराब की दुकान होने की वजह से उनके पति अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा शराब में उड़ा देते हैं और फिर इसके बाद आके वो घर में मारपीट भी करते हैं। कई केस तो ऐसे भी सामने आए जहाँ पे शराब पी के कईयों के पतियों की जान चली गई। और फिर इस टाइम पर नीतीश कुमार खेलते हैं अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। वो ये ऐलान कर देते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वो बिहार में कंप्लीट शराब बंद कर देंगे। और हुआ भी यही। इस बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अप्रैल 2016 यानी कि 6 महीनों के अंदर अंदर नीतीश कुमार बिहार में अल्कोहल के सेल और कंजम्पशन पर कंप्लीट बैन लगा देते हैं। इससे महिलाएं तो बहुत खुश होती हैं। महिलाओं में मानो एक खुशी की बहार आ गई हो। लेकिन कहीं ना कहीं रेवेन्यू लॉस और इन्फोर्समेंट का कॉस्ट तो आया था, लेकिन इससे जो एक वुमेन वोट बैंक था वो नीतीश कुमार की तरफ मानो झुक सा गया था कि वुमेन वोट बैंक अब नीतीश कुमार का ही है। और इसी का जो नतीजा है आज भी देखा जा रहा है कि 60% तक आज बिहार वुमेन वोट बैंक नीतीश के साथ ही है। नीतीश कुमार की राजनीति में जो अगला टर्निंग पॉइंट आता है वो आता है जुलाई 2017 में, जब नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। और इस बार वो रीजन बताते हैं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर लगे करप्शन चार्जेस। नीतीश चाहते थे कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दे, बट लालू इसके खिलाफ थे। नीतीश ये भी चाहते थे कि लालू यादव गवर्नेंस में सीधे तौर पर दखलंदाजी ना दे, लेकिन लालू यादव न केवल दखलंदाजी देते थे बल्कि वो सीनियर ऑफिसर से डायरेक्टली कांटेक्ट करते थे। इन सब से नीतीश कुमार बेहद नाराज हुए और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब नीतीश कुमार को फिर से कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हमें फिर से बीजेपी का दामन थाम लेना चाहिए और फिर से वही हुआ। नीतीश कुमार ने जेडीयू और बीजेपी फिर से एक बार एनडीए अलायंस का दामन थामा, लेकिन ये इतनी आसान नहीं था। इस सब का जो ग्राउंड वर्क था वो एक साल पहले ही शुरू हो गया था, जब सितंबर 2016 में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे सर्जिकल स्ट्राइक किया। उस टाइम पर नीतीश कुमार ने बीजेपी को डायरेक्ट खुला सपोर्ट किया। यही नहीं, नवंबर 2016 में जब भाजपा ने डिमोनेटाइजेशन किया था तब भी नीतीश कुमार ने इसे ब्लैक मनी के खिलाफ एक अहम कदम बताते हुए बीजेपी का खुला समर्थन किया था। इस सब के बदले में नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार को पब्लिकली थैंक किया और उन्हें बिहार कंप्लीट शराबबंदी पर बधाई भी दी। इस सब का नतीजा क्या हुआ? फिर से एक बार बीजेपी जेडीयू का गठबंधन हुआ, फिर से एक बार इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ और 27 जुलाई 2017 को बिहार के छठे मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शपथ ली। देखते ही देखते 2020 का विधानसभा चुनाव भी आ गया। इस बार एनडीए को 125 सीटें हासिल हुई और इन लोगों की सरकार बनी। आपको बता दें वहीं महागठबंधन को केवल 110 सीटें ही प्राप्त हुई थी। पिछली बार के मुकाबले इस बार
जेडीयू को केवल 43 सीटें ही प्राप्त हुई, वहीं भाजपा को 71 सीटें प्राप्त हुई। और फिर से एक बार 7वीं बार 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लेते हैं नीतीश कुमार। लेकिन ये अलायंस भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। 2 साल बाद 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार फिर से रिजाइन दे देते हैं और इस बार क्या रीजन बताते हैं कि बीजेपी ने जानबूझकर एलजेपी के साथ मिलकर जेडीयू की वोट शेयर और सीट काटने की कोशिश की है। इनको डर था, इनका मानना था कि बीजेपी जेडीयू को अंदर से खोखला कर रही है। नीतीश कुमार को डर था कि जैसा शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में हुआ वही कहीं ना कहीं जेडीयू के साथ बिहार में भाजपा करने वाली थी। इसीलिए जेडीयू और नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ दिया और फिर से आरजेडी, कांग्रेस और एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। एक बार फिर से अगले ही दिन 10 अगस्त 2022 को बिहार के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार एक बार फिर से शपथ लेते हैं। लेकिन इनका राजनीतिक करियर इतने रेजिग्नेशन से भरा हुआ है कि आधी जनता तो इसी में पागल हो जाए। 18 महीनों के अंदर अंदर फिर से एक बार नीतीश कुमार ने रिजाइन कर दिया। जनवरी 2024 फिर से नीतीश कुमार ने रिजाइन किया और इस बार का रीजन ये बताते हैं कि इंडिया ब्लॉक को बनाने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। आप सोचिए, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, यानी कि इनका साफ तौर पर यह इशारा था कि इंडिया ब्लॉक के गठबंधन को नीतीश कुमार को लीड करने नहीं दिया गया। इस वजह से फिर से उन्होंने इस गठबंधन को तोड़ दिया। अयोध्या राम मंदिर और मोदी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए की और बीजेपी अलायंस की तरफ बढ़ चुके थे। फिर से उन्होंने एनडीए अलायंस का हाथ थामा और 9वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। उसी दिन जिस दिन इन्होंने इस्तीफा दिया था, कुछ ही घंटों के अंदर ये बीजेपी के साथ एनडीए अलायंस करके मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। बिहार में हमेशा से ही डबल इंजन की सरकार रही है। कभी भी नीतीश कुमार अकेले दम पर बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार होते हुए भी हर बार इस इंजन की रस्सी या इस इंजन की जो कमान है वो नीतीश कुमार के हाथों में ही रही है। आपको बता दें कि 2025 में जो बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, 6 नवंबर से 11 नवंबर के बीच होने वाले हैं, जो अलग अलग चरणों में होने वाले हैं, आपको क्या लगता है इस बार क्या फिर से 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के रूप में नीतीश कुमार शपथ लेंगे या बिहार की राजनीति कुछ और ही कह रही है?